जब भी कोई नया मतलब कोई एकदम चमचमाता हुआ गैजेट बाजार में आता है ना, जैसे मान लीजिए कोई एकदम नया आईफोन लॉन्च हुआ हो। हाँ बिल्कुल, तो उसकी जो अनबॉक्सिंग का रोमांच होता है, उस बॉक्स की वो खास खुशबू, उसका बेहतरीन डिजाइन, ग्लास और मेटल का वो स्लीक सा लुक, हर तरफ मतलब सोशल मीडिया से लेकर न्यूज़ तक सिर्फ उसके नए प्रोसेसर की स्पीड, कैमरा के मेगापिक्सल्स और सॉफ्टवेयर के नए फीचर्स की ही चर्चा होती है। सही कहा। और माहौल ऐसा बन जाता है जैसे जैसे ये सब कैलिफोर्निया के किसी बेहद शानदार लैब में किसी जादू से बन गया हो। बिल्कुल, लेकिन आज के हमारे इस विस्तृत विश्लेषण में हम उस चमक तमक वाले पर्दे को थोड़ा पीछे खिसकाने वाले हैं। आज के हमारे जो मुख्य स्रोत हैं, उनमें द हिडन मोट एप्पल के ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट नाम का एक बेहद दिलचस्प लेख शामिल है और साथ ही कुछ बहुत ही विस्तृत रिसर्च नोट्स भी हैं। और आज हमारा मिशन ये समझना है कि दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियां सिर्फ अपने डिजाइन या पेटेंट के दम पर राज नहीं करती। उनकी असली ताकत, उनका असली ब्रह्मास्त्र कह लीजिए, एक ऐसी जगह छिपा है जिसके बारे में ज्यादातर लोग बात ही नहीं करते। और वो है उनकी मैन्युफैक्चरिंग। एकदम सही, उनकी निर्माण करने की अकल्पनीय क्षमता। और मैं बता दूं, ये एक ऐसा नजरिया है जो पूरी टेक इंडस्ट्री को देखने का चश्मा ही बदल सकता है। जब हम इन स्रोतों का गहराई से अध्ययन करते हैं ना, तो ये साफ हो जाता है कि ये विषय केवल सिलिकॉन चिप्स या किसी असेंबली लाइन के बारे में नहीं है। तो फिर ये किस बारे में है? ये ग्लोबल सप्लाई चेन की पेचीदगियों और जियोपॉलिटिक्स की उस शतरंज के बारे में है जहां एक गलत चाल पूरी कंपनी को डुबो सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये उस विशाल लगभग अदृश्य मानव श्रम के बारे में है जो 24 घंटे काम करता है, जो हमें दिखता नहीं है। बिल्कुल नहीं दिखता। किसी भी कंपनी का डिजाइन कागज पर या कंप्यूटर स्क्रीन पर कितना भी क्रांतिकारी क्यों ना लगे, अगर उससे लाखों की संख्या में और एक निश्चित समय सीमा के भीतर भौतिक रूप नहीं दिया जा सकता, तो वो डिजाइन मतलब वो पूरी तरह से महत्वहीन है। तो ठीक है, आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं और इसकी शुरुआत 2030 की एक घटना से करते हैं जो इस पूरी कहानी का मंच तैयार करती है। कल्पना कीजिए कुछ चीनी इंजीनियरों के एक समूह के जो अपना सामान पैक कर रहे हैं। एक बहुत ही लंबी यात्रा के लिए। हाँ, वे एक ऐसी लंबी उड़ान भरने वाले हैं जिसके गंतव्य के बारे में उन्हें शायद ही कोई अंदाजा था। उड़ान से पहले उन्हें कुछ खास ट्रेनिंग दी जाती है, अंग्रेजी भाषा की बेसिक कक्षाएं और यहाँ तक कि उस नए देश के सांस्कृतिक तौर तरीके भी सिखाए जाते हैं, जो कि बहुत जरूरी था उनके लिए। बिल्कुल। और फिर एक लंबी यात्रा के बाद वे उतरते हैं भारत में। वे सीधे पहुंचते हैं तमिलनाडु के सुंगुवार छत्रम इलाके में, जहां फॉक्सकॉन का एक विशाल कारखाना स्थित है। अब सवाल ये उठता है कि चीन के कारखानों में काम करने वाले इन बेहद अनुभवी इंजीनियरों को अचानक तमिलनाडु क्यों भेजा गया? इस सवाल का जवाब उस रणनीति में छिपा है जिसे व्यापार की दुनिया में डी-रिस्किंग कहा जाता है। देखिए, ये कोई आम कर्मचारी नहीं थे। अच्छा जी, ये चीन के फॉक्सकॉन इकोसिस्टम के वे मास्टर क्राफ्ट्समैन थे जो आईफोन बनाने की पूरी प्रक्रिया को मतलब अपनी उंगलियां पर जानते हैं। उन्हें सुंगवार छत्रम इसलिए भेजा गया था ताकि वे वहां के भारतीय श्रमिकों को प्रशिक्षित कर सकें, मतलब उन्हें चीन के लेवल तक ला सकें। एकदम सही। उनका लक्ष्य भारतीय असेंबली लाइन को उसी गति और दक्षता के स्तर पर लाना था जो चीन में एक मानक बन चुका है। और यहाँ ये याद रखना बहुत जरूरी है कि एप्पल खुद किसी कारखाने का मालिक नहीं है। हाँ, ये बात बहुत लोग भूल जाते हैं। बिल्कुल, वे सिर्फ उत्पाद का डिजाइन बनाते हैं, लेकिन उसे लाखों की संख्या में बनाने का जिम्मा फॉक्सकॉन जैसी कंपनियों पर होता है। और ये जो पूरा शिफ्ट है चीन से भारत की ओर, ये कदम ये कोई रातों रात नहीं उठाया गया है। नहीं, इसके पीछे का सबसे बड़ा ट्रिगर तो निश्चित रूप से महामारी का वो दौर था जब दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं एकदम ठप पड़ गई थी। कोविड का समय। हाँ, जब चीन में जीरो कोविड नीति के तहत शहरों को पूरी तरह से सील कर दिया गया था, तो उसका सीधा असर वैश्विक सप्लाई चेन पर पड़ा। उस समय दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी को ये कड़वी सच्चाई समझ में आई कि उनकी पूरी मैन्युफैक्चरिंग लाइन, उनका पूरा राजस्व केवल एक देश की भौगोलिक और राजनीतिक सीमाओं के भीतर कैद है। जो कि एक बहुत बड़ा रिस्क था। बहुत बड़ा। ये एक ऐसा जोखिम था जिसे लंबे समय तक नजरअंदाज किया ही नहीं जा सकता था। इसलिए भारत की ओर रुख करना कोई विकल्प नहीं था, बल्कि एक मजबूरी बन गया था उनके लिए। ये एक बहुत ही सटीक अवलोकन है। और अगर हम इस शिफ्ट के पैमाने को आंकड़ों के नजरिए से देखें ना, तो इसकी गति सच में हैरान करने वाली है। कैसे?
2017 का समय याद करें जब विस्ट्रॉन ने भारत में पहला आईफोन बनाना शुरू किया था। वो मॉडल कौन सा था? आईफोन एसई। एक पुराना छोटा मॉडल जिसे बनाना अपेक्षाकृत आसान था। हाँ, मतलब वो कोई फ्लैगशिप फोन नहीं था। बिल्कुल नहीं। और 2022 तक आते आते भी भारत की हिस्सेदारी वैश्विक आईफोन उत्पादन में केवल मुश्किल से 5 से 7% के आसपास ही थी। जो कि बहुत कम है। बहुत कम। लेकिन 2023 के बाद जो हुआ वो एक टर्निंग पॉइंट था। फॉक्सकॉन ने भारत में नए लॉन्च हुए आईफोन 14 का उत्पादन लगभग उसी समय शुरू कर दिया जब वो वैश्विक स्तर पर लॉन्च हुआ था। अरे वाह, मतलब कोई देरी नहीं। कोई देरी नहीं। ये कोई छोटा कदम नहीं था। और हमारे जो वर्तमान रिसर्च नोट्स हैं वो तो यहां तक अनुमान लगाते हैं कि बहुत जल्द दुनिया के 25% आईफोन केवल भारत में ही निर्मित हो रहे होंगे। एक चौथाई आईफोन। लेकिन देखिए, कागज पर दिखने वाले ये शानदार आंकड़े जमीन पर इतनी आसानी से हकीकत में नहीं बदलते। हाँ, चुनौतियां तो होती हैं। बहुत होती हैं। आज सुंगोवार छत्रम के कारखाने में लगभग 35,000 कर्मचारी काम कर रहे हैं। इस विशाल वर्कफोर्स के रहने के लिए बड़े बड़े हॉस्टल बनाए गए हैं और शिफ्ट बदलने के दौरान सड़कों पर बसों की एक बहुत लंबी कतार लग जाती है। एक पूरा शहर बस जाता है वहां। बिल्कुल। इतनी बड़ी संख्या में लोगों को एक साथ एक ही लय में काम कराना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। और जब अलग अलग काम करने की शैलियां आपस में टकराती हैं ना, तो घर्षण होना स्वाभाविक है। जाहिर सी बात है। स्रोत बताते हैं कि वहां चीनी मैनेजरों और नए भारतीय श्रमिकों के बीच अक्सर मतभेद उभर कर सामने आते हैं। चीनी मैनेजर अक्सर ये शिकायत करते हैं कि भारतीय कर्मचारी काम में धीमे हैं और कई बार तो वे उन्हें मतलब आलसी तक का टैग दे देते हैं। देखिए, अगर हम इसे थोड़े व्यापक नजरिए से जोड़कर देखें ना, तो ये सांस्कृतिक और कार्यप्रणाली का टकराव इतिहास में कोई पहली बार नहीं हो रहा है। अच्छा। हाँ, ये एक स्थापित औद्योगिक पैटर्न है। जब हम दशकों पीछे मुड़कर देखते हैं, जब दक्षिण कोरिया या खुद चीन में पहली बार बड़े पैमाने पर कारखाने स्थापित किए जा रहे थे, तब पश्चिमी देशों के पर्यवेक्षकों की भी ठीक यही प्रतिक्रिया थी। मतलब उन्होंने भी यही कहा था। बिल्कुल। शुरुआत में वहां के श्रमिकों को भी अनुशासनहीन, अकुशल और आलसी कहा गया था। बात यह है कि किसी भी देश में रातों रात एक परिष्कृत मैन्युफैक्चरिंग संस्कृति पैदा नहीं होती। इसमें समय लगता है। बहुत समय लगता है। ये एक संक्रमण काल होता है जहां कृषि या छोटे उद्योगों से आए लोग एक बेहद सख्त, एकदम घड़ी की सुइयों पर चलने वाली असेंबली लाइन के आदी हो रहे होते हैं। और यहीं पर ना बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जब मैन्युफैक्चरिंग और आईफोन की बात आती है तो एक बहुत बड़ा भ्रम आज भी कायम है। कौन सा भ्रम? कई लोगों को, विशेषकर पश्चिमी देशों में, ये लगता है कि चूंकि एप्पल एक अमेरिकी कंपनी है तो उसके उत्पाद भी वहीं बनते होंगे। अरे हाँ, ये बहुत आम गलतफहमी है ना? लेकिन हकीकत ये है कि आईफोन के इतिहास में आज तक एक भी आईफोन अमेरिका में व्यावसायिक रूप से नहीं बना है। एक बहुत ही मशहूर बातचीत का अक्सर जिक्र होता है जब पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने स्टीव जॉब से सीधा सवाल किया था कि आईफोन बनाने का काम अमेरिका वापस कब आएगा। हाँ, उन्होंने पूछा कि वे हजारों नौकरियां अमेरिका वापस कब आएंगी, और जॉब्स का जवाब किसी राजनयिक की तरह गोलमोल नहीं था। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने एकदम स्पष्ट कहा, वे नौकरियां अब वापस नहीं आने वाली। बाप रे। और उस एक वाक्य ने ना वैश्विक निर्माण के भविष्य को परिभाषित कर दिया था। जॉब्स ये बात बहुत अच्छी तरह जानते थे कि चीन ने जो इकोसिस्टम तैयार कर लिया है उसे कोई भी देश रातों रात कॉपी नहीं कर सकता। असंभव है। और इस इकोसिस्टम का सबसे भव्य, सबसे विशाल रूप देखना हो ना, तो हमें चीन के ज़ेंगज़ू शहर की ओर देखना होगा। मैंने ज़ेंगज़ू के बारे में पढ़ा है। वो जगह तो अकल्पनीय है। बिल्कुल अकल्पनीय है। जब एप्पल को अपनी बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए एक अभूतपूर्व स्तर के कारखाने की जरूरत थी, तो फॉक्सकॉन ने ज़ेंगज़ू को चुना। और वहां की स्थानीय सरकार ने इस अवसर को हाथ से नहीं जाने दिया। उन्होंने फॉक्सकॉन के लिए, समझ लीजिए, लाल कालीन बिछा दिया। लाल कालीन कहना भी शायद कम होगा। सरकार ने इस कारखाने को सफल बनाने के लिए जो रियायतें दी, वे सच में हैरान करने वाली हैं। उन्होंने भारी सब्सिडी दी, जमीन मुहैया कराए, और सबसे बड़ी बात, उन्होंने एक एयरपोर्ट बना दिया। हाँ, केवल इस कारखाने के निर्यात को सुगम बनाने के लिए इसके पास ही एक पूरा नया हवाई अड्डा बना डाला। आज ये प्लांट 5 वर्ग किलोमीटर के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। इसे एक कारखाना कहना तो शायद इसका अपमान होगा। ये अपने आप में एक पूरा शहर है, और इस शहर के आंकड़े मतलब किसी भी अर्थशास्त्री को हैरान कर सकते हैं। ये अकेली जगह दुनिया के 50% आईफोन का उत्पादन करती है। आधे आईफोन सिर्फ एक जगह से। हाँ, और अपनी पूरी क्षमता पर काम करते हुए ये प्लांट एक ही दिन में 5 लाख आईफोन बना सकता है। 5 लाख। इसके लिए वहां 2 लाख से अधिक कर्मचारी काम करते हैं।
2 लाख लोग। और जब नया मॉडल लॉन्च होने वाला होता है ना, जिसे हम पीक सीजन कहते हैं, तो ये तंत्र और भी आक्रामक हो जाता है। तब क्या होता है? फॉक्सकॉन वेतन में भारी बोनस की घोषणा करता है और कुछ ही दिनों में, बल्कि कई बार तो कुछ घंटों के भीतर हजारों नए कर्मचारियों की भर्ती कर ली जाती है। ये तो सिर्फ मानव संसाधन की बात हुई, लेकिन इस जगह के कायदे कानून भी पूरी तरह से इसके पक्ष में काम करते हैं। स्रोत में एक जगह बाउंडेड जोन का जिक्र है। बाउंडेड जोन ये एक बहुत ही तकनीकी लेकिन महत्वपूर्ण शब्द है। ये ज़ेंगझो के भीतर का एक ऐसा इलाका है जिसे टैक्स और कस्टम के नजरिए से चीन का हिस्सा माना ही नहीं जाता। और ये बॉन्डेड जोन असल में मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया का सबसे बड़ा हथियार है। वो कैसे? कल्पना करें कि पूरी दुनिया से, मतलब जापान से कैमरा लेंस आ रहे हैं, ताइवान से प्रोसेसर आ रहा है, कोरिया से डिस्प्ले आ रहा है, ऐसे हजारों पुर्जे वहां आ रहे हैं। ठीक है। अगर इन सब पर सामान्य चीनी आयात शुल्क लगता तो आईफोन की कीमत आसमान छू जाती। हाँ, टैक्स ही इतना हो जाता। बिल्कुल। लेकिन इस जोन के कारण ये पुर्जे बिना किसी टैक्स के सीधे कारखाने में आते हैं, असेंबल होते हैं और सीधे हवाई अड्डे से वैश्विक बाजार में भेज दिए जाते हैं। कस्टम क्लियरेंस पूरी तरह से डिजिटल और तुरंत होता है। ये एक ऐसी लॉजिस्टिक व्यवस्था है जो पूरी दुनिया में कहीं और इतनी सुगमता से काम ही नहीं करती। लेकिन देखिए, इस अत्यधिक दक्षता और इस विशाल पैमाने की एक बहुत भारी कीमत भी है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। मानवीय कीमत। हाँ, स्रोत सामग्री में पश्चिमी मीडिया के उन रिपोर्ट्स का भी निष्पक्ष रूप से उल्लेख किया गया है जिन्होंने इस आईफोन सिटी के भीतर काम करने की कठोर परिस्थितियों का उजागर किया है। वो रिपोर्ट्स काफी परेशान करने वाली हैं। बहुत ज्यादा। उत्पादन के लक्ष्य इतने ऊंचे होते हैं और काम की गति इतनी तेज होती है कि कर्मचारियों पर अत्यधिक शारीरिक और मानसिक दबाव पड़ता है। इन रिपोर्ट्स में श्रमिकों के गहरे तनाव और यहाँ तक कि आत्महत्याओं के बेहद दुखद मामलों का भी दस्तावेजीकरण किया गया है। इन विशाल औद्योगिक प्रयोगों का यह एक ऐसा स्याह पहलू है जिसे स्रोत सामग्री छिपाती नहीं है। इस तरह के जो चरम मैन्युफैक्चरिंग मॉडल होते हैं ना, वो मानवीय सीमाओं का कड़ा इम्तिहान लेते हैं। बिल्कुल। इन रिपोर्ट से ये साफ होता है कि जिसे हम आपूर्ति श्रृंखला का या सप्लाई चेन का चमत्कार कहते हैं, उसकी नींव में एक अभूतपूर्व मानवीय दबाव शामिल है। और जब हम इस दबाव और असंभव सी लगने वाली मांगों की बात करते हैं, तो ये समझना भी जरूरी हो जाता है कि आखिर ये दबाव किस स्तर से आता है। मतलब ये शुरू कहाँ से होता है? हाँ, वो कौन सी कार्य प्रणाली है जो इस पूरे तंत्र को इतना निर्मम और इतना तेज बना देती है? तो इस सवाल का जवाब 2007 की एक घटना में छिपा है। और ये घटना भले ही आधिकारिक रूप से कभी स्वीकार न की गई हो, लेकिन ये टेक जगत के किंवदंतियों में एकदम दर्ज है। स्टीव जॉब्स वाली कहानी। हाँ, ये वो घटना है जो सप्लाई चेन के इस दबाव और उसकी प्रतिक्रिया को सबसे अच्छी तरह समझाती है। ये पहले आईफोन के लॉन्च से जुड़ा किस्सा है। लॉन्च में सिर्फ 1 महीने का समय बचा था। सिर्फ 30 दिन? सिर्फ 30 दिन। और पूरी दुनिया की नजरें एप्पल पर टिकी थीं। एक दिन स्टीव जॉब्स ने अपनी जेब से उस नए आईफोन का प्रोटोटाइप निकाला। उन्होंने देखा कि उनकी जेब में जो चाबियां रखी थीं, उनके रगड़ खाने से फोन की प्लास्टिक स्क्रीन पर खरोंचें आ गई थीं। अरे बाप रे, लॉन्च से ठीक पहले? हाँ, और जो व्यक्ति हर पिक्सल और हर कर्व को लेकर इतना जुनूनी हो, वो अपने इतने क्रांतिकारी उत्पाद पर खरोच कैसे बर्दाश्त कर सकता था? वह स्थिति किसी भी सामान्य कंपनी के लिए एक बुरे सपने जैसी होती। मतलब प्रोजेक्ट डिले हो जाता। बिल्कुल। लेकिन उन्होंने अपनी टीम के सामने एक फरमान जारी कर दिया। उन्होंने कहा, ये प्लास्टिक स्क्रीन काम नहीं करेगी। हमें एक ऐसा ग्लास चाहिए जिस पे खरोच ना आ सके। और वो भी 30 दिनों के अंदर। यही तो बात है। याद रहे, इस बदलाव के लिए उनके पास महीनों नहीं थे। किसी भी सामान्य उत्पादन प्रक्रिया में लॉन्च से सिर्फ 1 महीने पहले मुख्य मटेरियल को पूरी तरह से बदलना एक असंभव मांग है। और यहाँ जो बात सबसे ज्यादा आकर्षक है ना, वो ये है कि कैसे चीन में बैठे उस विशाल मैन्युफैक्चरिंग तंत्र ने इस असंभव मांग को जमीन पर उतारा। उन्होंने ये कैसे किया? स्रोत के अनुसार जब ये आदेश कारखाने तक पहुंचा तो कोई लंबी मीटिंग्स या हफ्तों के विचार विमर्श नहीं हुए। मध्य रात्रि में इंजीनियरों को जगाया गया। आधी रात को? आधी रात को। और कुछ ही घंटों के भीतर एक ऐसी कंपनी की खोज की गई, कॉर्निंग नाम की, जो इस तरह का ग्लास बना सकती थी। रातों रात कच्चे माल की आपूर्ति सुनिश्चित की गई। कुछ ही दिनों के भीतर कारखाने की पूरी असेंबली लाइन को प्लास्टिक से हटाकर ग्लास की कटिंग और फिटिंग के लिए बदल दिया गया।
ये तो सच में किसी चमत्कार से कम नहीं है। और इसके कुछ ही समय बाद वो कारखाना हर दिन 10,000 खरोच मुक्त ग्लास वाले आईफोन बनाने लगा। ये किस्सा सुनते हुए तो सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नतीजा ये रहा कि आईफोन तय समय पर लॉन्च हुआ और एप्पल ने आज तक एक भी ऐसा फोन नहीं बेचा जिसमें प्लास्टिक की स्क्रीन हो। एक भी नहीं। ये कहानी हमें सिर्फ स्टीव जॉब्स के विजन के बारे में नहीं बताती, बल्कि उस मशीनरी के बारे में बताती है जो उनके पीछे काम कर रही थी। कोई भी डिजाइनर एक विजन देख सकता है, लेकिन उस विजन को 30 दिन में लाखों लोगों के हाथों तक पहुंचाना ये असली जादू है। और यही वो बिंदु है जहां ये सब एक बड़े व्यावसायिक सिद्धांत में बदल जाता है। कौन सा सिद्धांत? जब निवेशक या बाजार विश्लेषक किसी कंपनी का मूल्यांकन करते हैं ना, तो वे खाई यानी मोट की बात करते हैं। मोट, MOAT। हाँ, मोट। ये एक मध्यकालीन महल के चारों ओर खोदी गई उस खाई की तरह है जो दुश्मनों को दूर रखती है। व्यापार में ये आपका ब्रांड नाम हो सकता है, आपका कोई पेटेंट हो सकता है, या आपका सॉफ्टवेयर इकोसिस्टम हो सकता है जो प्रतिस्पर्धियों को आपसे आगे निकलने से रोकता है। तो आखिर इस सब का मतलब क्या है? जब हम आईफोन को देखते हैं तो हमें लगता है कि उसका iOS, उसका ब्रांड या उसका कैमरा उसकी खाई है। डिजाइन और ब्रांड निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है, लेकिन स्रोत का मुख्य तर्क ये है कि एप्पल की सबसे अभेद्य और सबसे बड़ी खाई कोई पेटेंट नहीं है, बल्कि उनकी ये मैन्युफैक्चरिंग क्षमता है। अच्छा, इसे ही द हिडन मोट कहा गया है। बिल्कुल, यही द हिडन मोट है। ये वो क्षमता है जिससे आप दुनिया का सबसे बेहतरीन डिजाइन लेते हैं और उसे ऐसे पैमाने पर इतनी तेजी से और इतने कम मार्जिन ऑफ एरर के साथ बनाते हैं कि कोई और कंपनी उसके करीब भी ना आ सके। सही बात है। यदि आप एक बेहतरीन उत्पाद डिजाइन कर लें, लेकिन मांग आने पर उसके केवल कुछ हजार पीस ही बना पाएं, तो वो उत्पाद बाजार में कभी राज नहीं कर पाएगा। और ये हिडन मोट की अवधारणा सिर्फ एप्पल या स्मार्टफोन तक सीमित नहीं है। और कहाँ देखने को मिलती है ये? अगर हम आज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, खासकर इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर देखें, तो ये सिद्धांत और भी स्पष्ट हो जाता है। बहुत से लोगों को लगता है कि इलेक्ट्रिक कारों की दुनिया में टेस्ला का कोई मुकाबला नहीं। हाँ, टेस्ला का नाम ही सबसे पहले आता है। लेकिन अगर हम उत्पादन के वास्तविक आंकड़ों को देखें, तो दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी टेस्ला नहीं है, बल्कि चीन की BYD है। BYD का उदाहरण इस छिपी हुई खाई का सबसे सटीक प्रदर्शन है। BYD की शुरुआत एक कार कंपनी के रूप में नहीं हुई थी, बल्कि एक बैटरी मैन्युफैक्चरर के रूप में हुई थी। ओहो, मतलब वो पहले सिर्फ बैटरियां बनाते थे। हाँ, उन्होंने इलेक्ट्रिक वाहन के सबसे मुश्किल हिस्से यानी बैटरी को बनाने में महारत हासिल की। टेस्ला को जहां अपनी कारों की असेंबली और मैन्युफैक्चरिंग की पेचीदगियों को समझने में वर्षों लग गए, वहीं BYD के पास पहले से ही बड़े पैमाने पर निर्माण करने का ढांचा मौजूद था। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से तैयार था। बिल्कुल, वे अपनी कारों के लगभग हर पुर्जे का निर्माण खुद करते हैं। इसी वर्टिकल इंटीग्रेशन और मैन्युफैक्चरिंग के विशाल पैमाने के कारण वे टेस्ला के मुकाबले कहीं अधिक तेजी से और कहीं अधिक संख्या में कारें बाजार में उतार सकते हैं। उनका मॉट उनकी फैक्ट्रियां हैं, ना कि सिर्फ कारों का डिजाइन। और अगर हम टेक और कारों से बाहर निकलकर बिल्कुल अलग क्षेत्र, मतलब फैशन इंडस्ट्री की बात करें, तो वहां भी यही नियम लागू होता है। ज़ारा जैसे फास्ट फैशन ब्रांड ने पूरी दुनिया में जो दबदबा बनाया है, वो उनके कपड़ों के डिजाइन से ज्यादा उनके इस हिडन मोट की वजह से ही है। ज़ारा की सप्लाई चेन और उत्पादन प्रक्रिया तो किसी चमत्कार से कम नहीं है। पारंपरिक फैशन ब्रांड्स को एक नया डिजाइन बनाने, उसे एशिया के कारखानों में भेजने, वहां से कपड़े बनकर समुद्री जहाजों के जरिए वापस आने और स्टोर तक पहुंचने में महीनों लग जाते हैं। हाँ, सीजन ही बदल जाता है। वही तो। लेकिन ज़ारा ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग का एक बड़ा हिस्सा अपने हेडक्वार्टर के पास स्पेन और पुर्तगाल में ही रखा है। वे किसी फैशन शो में एक नया ट्रेंड देखते हैं, कुछ ही दिनों में उसका डिजाइन तैयार होता है, उनके कारखानों में कपड़ा कटता है, सिलाई होती है और केवल 2 सप्ताह के भीतर वो नया परिधान दुनिया भर के ज़ारा स्टोर्स में बिक्री के लिए उपलब्ध हो जाता है। सिर्फ 2 हफ्ते में? सिर्फ 2 हफ्ते में। उनकी ये तेजी, ये मैन्युफैक्चरिंग चपलता ही वो खाई है जिसे पार करना दूसरे ब्रांड्स के लिए लगभग असंभव हो गया है। ये सब सुनने के बाद ना सच में दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल जाता है। अगली बार जब कोई नया गैजेट लॉन्च हो और टेक ब्लॉग्स पर उसके स्लीक डिजाइन या नए कलर वेरिएंट्स की तारीफ हो रही हो, या जब शेयर बाजार में किसी टेक कंपनी के शेयर आसमान छू रहे हों, तो हमें उस चमक के पीछे देखना चाहिए। बिल्कुल देखना चाहिए। असली सवाल ये नहीं है कि ये उत्पाद कैसा दिखता है। असली सवाल ये है कि क्या वे इसे उस पैमाने पर बना सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग हमेशा से व्यापार की दुनिया का वो अंडरडॉग रहा है, जो पर्दे के पीछे रहकर पूरी बाजी पलट देता है।
सही कहा। ये है वो छुपी हुई ताकत जिसे अक्सर नीरस और थकाऊ मानकर नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन हकीकत में यही वो जमीन है जहां असली जीत तैर होती है। और आज के हमारे इस पूरे विश्लेषण का सार भी यही है। सुंगुवा छत्रम के फॉक्सकॉन कारखाने में हो रहे नए बदलावों से लेकर ज़ेंगज़ो के विशाल बॉन्डेड जोन तक, और 2007 में स्टीव जॉब्स की उस 1 महीने की डेडलाइन से लेकर BYD और ज़ारा की सफलता तक, हर एक उदाहरण ये साबित करता है कि विचार और डिजाइन तो बस बीज हैं, उन्हें एक विशाल जंगल में बदलने का काम ये हिडन मोट ही करता है। जो चीजों को कुशलता से और बड़े पैमाने पर बना सकता है, वही अंततः बाजार पर राज करता है। हमने देखा कि कैसे इंसानी श्रम, विशाल कारखाने और रातों रात काम करने की क्षमता ही वो दीवार है जो सफल कंपनियों को बाकियों से अलग करती है। ये दीवार इंसानी पसीने और अचूक लॉजिस्टिक्स से बनी है। और ये चीज ना एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करती है। आज हमने जिस भी खाई या मोट की चर्चा की है, उसके केंद्र में इंसान है। हाँ, श्रमिक और इंजीनियर। जंगजू में काम करने वाले वे लाखों लोग, सुंगवार छत्रम में असेंबली लाइन पर खड़े कर्मचारी, ये सभी इस व्यवस्था की रीढ़ है। लेकिन जब हम भविष्य की ओर देखते हैं तो एक बहुत बड़ा बदलाव दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। आप किस बदलाव की बात कर रहे हैं? जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और पूरी तरह से स्वचालित रोबोटिक्स इंसानी श्रम की जगह ले लेंगे, तब क्या होगा? जब असेंबली लाइन पर इंसान नहीं बल्कि मशीनें काम कर रही होंगी, तो क्या मैन्युफैक्चरिंग की ये छिपी हुई खाई अपना अर्थ खो देगी? ये तो बहुत ही गहरा सवाल है। क्या हर वो कंपनी जो मशीनें खरीद सकती है रातों रात उत्पादन का नया बादशाह बन जाएगी? या फिर ये खाई खत्म होने के बजाय एक नया और भी जटिल रूप ले लेगी, जहां डेटा, AI और रोबोटिक्स के मालिक दुनिया की पूरी मैन्युफैक्चरिंग पर एक अधिकार कर लेंगे? आने वाले कल में कंपनियों की असली ताकत कारखानों के आकार से नहीं, बल्कि मशीनों को नियंत्रित करने वाले एल्गोरिदम से तय होगी। ये एक ऐसा सवाल है जो भविष्य के व्यापारिक परिदृश्य को पूरी तरह से बदल सकता है। खैर, इसी गहरे विचार के साथ आज के इस विस्तृत विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। हमें उम्मीद है कि आज की इस चर्चा ने आपके नजरिए में कुछ नया जरूर जोड़ा होगा। अगली बार फिर मिलेंगे किसी और नए और हैरान करने वाले विषय की गहराइयों में उतरने के लिए। तब तक अपने आसपास की दुनिया को एक नई नजर से देखते रहिए।